Good morning students. Today in this video we will start chapter 4 entitled Asymptotes from the book Calculus of Jeevan Sons Publications. First of all, I define finite and infinite branches of a curve. ब्रांच का क्या मीनिंग है? कर्व आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, आपने उसकी फिगर ड्रॉ की, उस फिगर का अगर हम कोई पार्ट लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? ब्रांच। अब हम बात कर रहे हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ब्रांच। आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड्स पहले भी सुने हैं। अब फाइनाइट ब्रांच क्या होती है कि आप अगर ये कहें इफ द ब्रांचेस ऑफ ए कर्व lie wholly within a finite part of xy plane, then these branches are called finite. For example के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपको क्लियर है कि ये जो इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन है और इसका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन, और रेडियस क्या होगी? 2। यहाँ पर देखिए मैंने सर्कल ड्रॉ भी कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसमें y के लिए सॉल्व करूं इसको तो आपके पास बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से इधर अंडर रूट ले आऊं तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आए, तो एक y की वैल्यू पॉजिटिव अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई, एक y की वैल्यू माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। अब अगर मैं कर्व पे कहूं तो ये कर्व का जो पार्ट x एक्सिस से अबव है ये है आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो पूरा पार्ट x एक्सिस के बिलो है ये है आपका y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो ब्रांच हैं किस कर्व की? सर्कल की, जिसका सेंटर था ओरिजिन और रेडियस थी 2। अब आप ध्यान से देखें तो दीज टू इक्वेशन रिप्रेजेंट द टू ब्रांचेस ऑफ द सर्कल। Here the two branches of the circle lies wholly within a finite part of xy plane. Thus these two branches are क्या है? ये आपकी कैसी ब्रांच है? फाइनाइट। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझो कि अगर मैं आपको कहूं कि किसी कर्व की ब्रांच फाइनाइट ब्रांच है तो आप उसको कंप्लीटली ड्रॉ कर सकते हैं एक लिमिटेड हिस्से में, कि हम ये कह दें कि ये कर्व कि कोई भी एक बाउंड्री सी बन जाएगी आपकी, जैसे कि मैं ये एक्स वाई प्लेन ही आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये एक्स वाई प्लेन लिया। ठीक है, अब अगर वो हमारी ब्रांच फाइनाइट है तो कोई ना कोई एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस पे लिमिट्स आ जाएंगी कि जिस लिमिट के अंदर आपका पूरा कर्व ड्रॉ हो जाएगा। वो लिमिट कितनी भी बड़ी हो सकती है, कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको कहूँ कि एक सर्कल ले लो, ठीक है, जिसका सेंटर तो मैंने ले लिया 0 0, लेकिन जो उसकी रेडियस है वो मैंने ले ली 1 लाख। बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन है तो फाइनाइट वैल्यू ना, कि अगर आपको 1 लाख रेडियस का भी सर्कल ड्रॉ करना होगा तो आपके पास 1, मान लो मैं 1.2 लाख ये वैल्यू ले लूं। ठीक है, ये लैक्स में मैं वैल्यू ले रही हूँ। आपको लग रहा है कि इतने छोटे रीजन में तो हम इन्हें नहीं शो कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो लिमिट ऐसी होगी ना कि आप इसे शो कर पाओगे। तो अब ये बताओ ये जो रीजन बनेगा आपका, क्या ये पूरा सर्कल इस रीजन के अंदर आ जाएगा? तो एक तो कोई फाइनाइट लिमिट हो गई ना, वो फाइनाइट लिमिट चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो अगर वो आपका कर्व किसी फाइनाइट रीजन के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर वो ब्रांच ड्रॉ हो सकती है तो वो आपकी क्या कहलाती है? फाइनाइट ब्रांच। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं इनफाइनाइट ब्रांच की। अगर आपकी इफ एनी ब्रांच ऑफ ए कर्व डज नॉट लाई हुली विद इन एनी फाइनाइट पार्ट ऑफ एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन, या आप उसको क्या है कि आप उसे इन्फिनिटी तक अगर एक्सटेंड कर सकते हैं, आपके पास ऐसी ब्रांच है तो उसे आप क्या कहेंगे? इनफाइनाइट ब्रांच। तो इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं? हाइपरबोला की इक्वेशन। देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो एक y की वैल्यू बनेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक y की वैल्यू बनेगी माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये जो टू ब्रांचेस हैं हाइपरबोला की, आपको याद भी होगा, देखो ये फिगर आपने पहले भी 11th 12th में जब हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ी। अब देखिए इधर की साइड से
ये आपकी फिगर क्या है, ओपन है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये फिगर भी आगे चलती जाएगी, जिसका कोई एंड नहीं है, और ये फिगर इन्फिनिटी तक जाएगी। आप नहीं कह सकते कि x की इस वैल्यू के बाद ये फिगर आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये फाइनाइट रीजन में फिगर ड्रॉ नहीं हो सकती। तो ये आपकी जो ब्रांच है वो क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट ब्रांच। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसमें x को प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएं तो y की वैल्यू भी आपकी इन्फिनिटी की तरफ ही जा रही है। तो इसलिए ये दोनों ब्रांच आपकी कैसी ब्रांच है, इनफाइनाइट ब्रांच। तो आपको क्लियर हो गया, फाइनाइट जो ब्रांच होगी वो ब्रांच किसी ना किसी फाइनाइट रीजन में, कि हम ये कह देंगे कि x की या y की इस वैल्यू के बाद आपकी फंक्शन की ब्रांच एक्सटेंड नहीं हो रही है, एक लिमिट आ जाएगी। लेकिन जो इनफाइनाइट ब्रांच होगी उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, वो आपकी ब्रांच इन्फिनिटी तक जाएगी। अब हम ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है अजमटोट्स का। आपने ये कॉन्सेप्ट आज तक अभी तक कभी भी नहीं स्टडी किया है। तो यहाँ पर हम फाइनाइट और इनफाइनाइट ब्रांच का टॉपिक इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कर्व की इनफाइनाइट ब्रांच है, कर्व में इनफाइनाइट अगर कोई ब्रांच है तभी उसका अजमटोट एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास कोई कर्व ऐसा है जिसकी कोई भी इनफाइनाइट ब्रांच नहीं है तो उस कर्व का अजमटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर मैं कहूं कि सर्कल का अजमटोट निकालो तो सर्कल का अजमटोट होगा ही नहीं, क्योंकि अजमटोट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इनफाइनाइट ब्रांचेस पर ही अप्लाई होता है। तो अब सबसे पहले आपको ये बेसिक कंडीशन पता चल गई कि अगर आपको पता है कि कोई कर्व आपका इनफाइनाइट ब्रांच उस कर्व की एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपने डायरेक्ट, यही आपका आंसर होगा कि नो अजमटोट्स। अब ये अजमटोट्स है क्या, कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, तो इसके बारे में हम बेसिक स्टडी करते हैं। एज ए पॉइंट P on a graph of a function y is equal to f of x moves farther and farther away from the origin. It may happen the distance between point P and some fixed point line approaches to 0. In such a case, the line is said to be an asymptote of the curve. अब क्या है asymptote? अभी पहले मैं आपको एक फिगर से इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे हमारे गिवन है, फिर हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, आइए। हाँ जी, देखिए हमने जो फंक्शन चूज किया है वो फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x। अब हम इस कर्व का नेचर चेक करते हैं और इसी कर्व की हेल्प से अजमटोट की डेफिनेशन को समझते हैं। अब देखिए मैंने कुछ आर्बिट्रेरी से पॉइंट लिए कि x की वैल्यू 1 है तो इस इक्वेशन से y 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 लूँ तो y 1/2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से x की वैल्यू 5 ले लो तो 1/5 आ जाएगा। अब देखिए मैंने जनरल ड्रॉ करा, x की वैल्यू 1 पे 1 ये पॉइंट हो गया, अप्रोक्सीमेटली 2 पे 1/2, फिर ये आपका 3 है तो 1/3 1/4। ये कर्व ऐसे नीचे की तरफ आता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी y है 1/x वो छोटा होता जाएगा। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 1/2 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, मेरा ये पॉइंट हो गया। तो जैसे जैसे x छोटा होता जाएगा तब तब y बड़ा होता चला जाएगा, तो ये कर्व ऊपर उठता जाएगा, और जैसे जैसे x बड़ा होता जाएगा y क्या होता जाएगा, छोटा। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहले तो हमें ये समझना है कि क्या इस कर्व की इनफाइनाइट ब्रांच है या नहीं। अगर कर्व की ब्रांच इनफाइनाइट ही नहीं होगी तो हमें अजमटोट का कॉन्सेप्ट उस पर स्टडी ही नहीं करना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, x की कितनी भी बड़े से बड़ी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आई जाएगी आपके पास। तो कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है x पर कि ये आपका कर्व कि हम ये कह दें कि x की इतनी ही वैल्यू तक ड्रॉ होगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसकी इनफाइनाइट ब्रांच है। अब किस किस डायरेक्शन में, अब इधर देखिए x की वैल्यू कितनी भी बड़ी करते जाइए आपका y आता जाएगा, तो इस तरफ ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता ही रहेगा। ऐसे ही x की वैल्यू जब मैं छोटी करती करती बिल्कुल जीरो के पास पहुंच जाऊंगी, क्योंकि जैसे ही आपका x जीरो को टेंड करेगा y किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। अब इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि ये ऐसे बड़ा बड़ा ऊपर बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली जब आप नेगेटिव वैल्यूज को डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ तो सिर्फ मैंने x की पॉजिटिव वैल्यू डिस्कस करी ना, तो सिमिलर शेप कर्व की यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगी।
कि जैसे जैसे मैंने x को छोटा करती गई मैं इधर की तरफ लेके जाऊंगी, y नीचे की तरफ इधर आता जाएगा और ऐसे इधर की तरफ। तो इस कर्व की ये दो ब्रांच है, एक इधर एक इधर, दोनों ही ब्रांच इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हम इस इनफाइनाइट ब्रांच वाले कर्व के लिए अजमटोट की डेफिनेशन को समझेंगे। पहले समझो कि अजमटोट होता क्या है। अजमटोट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कि अगर आपका आंसर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन गलती करी है। दूसरा, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसका डिस्टेंस फाइनाइट होगा फ्रॉम ओरिजिन। फाइनाइट ओरिजिन से डिस्टेंस अगर नहीं आपका तो वो भी आपकी अजमटोट की इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है, क्या क्या कंडीशन पढ़ ली। एक तो अजमटोट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा क्या होता है, फाइनाइट। तीसरी कंडीशन क्या है, is said to be an asymptote to an infinite branch of a curve। कि asymptote होगा कोई स्ट्रेट लाइन जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइनाइट है। किसी इनफाइनाइट ब्रांच के लिए वो asymptote कब बनेगी स्ट्रेट लाइन, जब perpendicular distance of a point P on that branch from the straight line tends to zero as P tends to infinity along the branch। क्या मीनिंग है इसका, कि आपने कर्व पर एक पॉइंट चूज किया। अब हम अपनी इस इक्वेशन पे आ जाएंगे, अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ भी यही इक्वेशन ड्रॉ करके कर्व पे मैंने एक पॉइंट P चूज कर लिया और उस पॉइंट का किस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालना है, अजमटोट वाली स्ट्रेट लाइन से। अगर वो डिस्टेंस जीरो की तरफ जाता जाए, जैसे जैसे वो पॉइंट इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन आपकी क्या कहलाएगी, अजमटोट्स। दोबारा से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि अजमटोट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइनाइट होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू इन्फिनिटी या y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसी कोई भी, प्लस माइनस दोनों साइन ले लेती हूँ, ऐसी कोई भी अगर आप स्ट्रेट लाइन कहते हैं तो ये आपका अजमटोट नहीं हो सकती। अब मैं कर्व पे एक पॉइंट ले लूं P, उस पॉइंट का डिस्टेंस मैं निकाल लूं किसके साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस जीरो को टेंड कर जाए, जब वो पॉइंट इंफिनिटी पे पहुंच जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी, अजमटोट। आइए अब अपने कर्व पे, मैंने यहाँ एक पॉइंट P चूज कर लिया। अब ये पॉइंट P इंफिनिटी की तरफ जाता जा रहा है। आपको पता है कि जैसे जैसे हम x की बड़ी वैल्यू करते जाएंगे, यहाँ से देखिए y की वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो जब आप इंफिनिटी के बिल्कुल नियर अबाउट पहुंच जाएंगे, अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसी में लिमिट लगा दूं x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, जीरो को। तो ये कर्व और ये आपकी एक्स एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब जरा देखना, यहाँ पर ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स एक्सिस की आपकी इक्वेशन क्या होती है कि इस इक्वेशन पर आपका y होता है आपका जीरो। ये आपकी इक्वेशन है किसकी, एक्स एक्सिस की। अब जरा ध्यान से मुझे ये बताइए, जो आपकी एक्स एक्सिस है इसका डिस्टेंस इस ओरिजिन से कितना है, कोई भी नहीं है, तो ओरिजिन से पास कर रही है, तो जो पासिंग पॉइंट होता है उससे डिस्टेंस तो आपका उस लाइन का क्या होता है, जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन तो इस एक्स एक्सिस ने सेटिस्फाई कर दी कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइनाइट है। जैसे जैसे ये लाइन इंफिनिटी की तरफ जा रही है, इस कर्व पे मैं किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करूं तो इंफिनिटी पर पहुंचने के बाद वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है इंफिनिटी पर इस लाइन के y जीरो के अप्रोच कर रहा है ना, और y जीरो किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो इसके बिल्कुल क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट। ऐसा ही सेम केस आपका राइट साइड पर होगा। अब जरा हम y एक्सिस को देख लेते हैं। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है आपकी, x इज इक्वल टू जीरो। स्ट्रेट लाइन है ये भी एक स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, y एक्सिस का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो डिस्टेंस कितना है, फाइनाइट। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे जैसे x की वैल्यू जीरो के करीब आती जाएगी,
घटती जाएगी तो कॉरस्पॉन्डिंग y क्या बढ़ता जाएगा। जैसे ही x 0 को अप्रोच कर रहा है, y किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो मतलब ये कर्व आपका इन्फिनिटी की तरफ तो जाएगा, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट 0। तो ये जो आपका कर्व है, इस कर्व के लिए x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू 0, ये दो आपके क्या बन जाते हैं, अजम्पटोट्स। ठीक है, अब आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे कर्व ड्रॉ करना, फिर लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करना, ये तो कोई पॉसिबल प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो एक्चुअल में क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्रॉपर फार्मूला या टेक्निक की जरूरत होगी। तो अब हम सबसे पहले डिफरेंट केसेस में अजम्पटोट्स निकालने के लिए फार्मूला और डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। अब आपको पता है जो आपकी स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो 3 टाइप की होती है। स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, जो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, और थर्ड को मैं कह रही हूँ ओब्लिक, यानी कि वे स्ट्रेट लाइंस जो एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। तो मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी, तो इस लाइन पर अब जरा ध्यान से देखिए कि y की वैल्यू तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन x की वैल्यू नंबर ए क्या रहेगी, फिक्स। ऐसे ही जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है आपकी पैरेलल किसके है, x एक्सिस के, तो यहाँ पर y की वैल्यू तो हो जाती है फिक्स b, लेकिन x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आपकी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। जब आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो अब अगर मैं कहूँ आपकी ओब्लिक स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे कोई भी ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे, सॉरी ये वाला नहीं हो सकता, मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे ड्रॉ कर दी, ये सभी लाइंस जो हैं आपकी, जो भी एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, उन्हें मैं कहूंगी ओब्लिक। अब क्योंकि अजम्पटोट की इक्वेशन भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो अजम्पटोट्स को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक आपका वर्टिकल अजम्पटोट, एक आपका हॉरिजॉन्टल अजम्पटोट, और एक आपका है ओब्लिक अजम्पटोट। तो जो वर्टिकल अजम्पटोट होगा वो आपका वाई एक्सिस के पैरेलल वाली स्ट्रेट लाइन टाइप का होगा, हॉरिजॉन्टल अजम्पटोट एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा, और ओब्लिक अजम्पटोट जो होगा वो एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। तो अभी जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि जो वर्टिकल लाइन होती है उस पे एक्स की वैल्यू तो होती है फाइनाइट, वाई की वैल्यू प्लस और माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। जो अजम्पटोट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसमें वाई की वैल्यू तो फाइनाइट होती है, एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अजम्पटोट डिफाइन करते हैं। हॉरिजॉन्टल अजम्पटोट किसी लाइन y इज इक्वल टू बी को, किसी कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का आप हॉरिजॉन्टल अजम्पटोट कहेंगे कब, अब एफ ऑफ एक्स मतलब कि y, कि आपने y पे लिमिट लगाई, क्योंकि y तो है फाइनाइट, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, कि मैं अगर फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर दूं x इज इक्वल टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, और आंसर आ जाए आपका एक कोई फाइनाइट नंबर b, तो ये नंबर b को y के इक्वल रख दें, तो ये आपका क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल अजम्पटोट। अगर ऐसा नहीं आ रहा है फाइनाइट, तो हम कह देंगे कि हॉरिजॉन्टल अजम्पटोट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ऐसे ही वर्टिकल अजम्पटोट, वर्टिकल अजम्पटोट में अब ध्यान से देखिए, वर्टिकल के केस में मैंने आपको भी यहाँ बताया था कि जो वर्टिकल लाइंस होती है उसमें एक्स तो फाइनाइट होता है और वाई इन्फिनिटी तक जाता है। अब क्योंकि फंक्शन तो आपका वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स पर लिमिट एक्स की ही अप्लाई हो सकती है, तो मैंने एक्स की लिमिट ए प्लस ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करी, और आपका आंसर इनफाइनाइट आ गया, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी आए चाहे वो माइनस इन्फिनिटी आए, तब आप अपना x इज इक्वल टू ए को क्या कहेंगे, वर्टिकल अजम्पटोट। अगर x की फाइनाइट लिमिट अप्लाई करने पर f ऑफ x यानी कि y इनफाइनाइट नहीं आता है,
तो आपका वर्टिकल असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन जनरल अगर मैं आपको कहूँ कि इस कॉन्सेप्ट को आपने सिंपल कैसे याद रखना है कि एक बार फंक्शन में x की वैल्यू इन्फिनिटी लो और चेक करो क्या आंसर कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो y इज इक्वल टू में वो फाइनाइट नंबर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हो जाएगा। फिर हमें चेक करना है कि क्या गिवन फंक्शन f(x) पर कोई फाइनाइट लिमिट अप्लाई करने से आंसर इनफाइनाइट आ सकता है। फाइनाइट लिमिट अप्लाई करने से आंसर इनफाइनाइट आ सकता है क्या? अगर ऐसा है तो वो फाइनाइट नंबर x इज इक्वल टू में वर्टिकल असिम्प्टोट हो जाएगा, नहीं तो आपका वर्टिकल असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी ओब्लिक असिम्प्टोट की डेफिनेशन हम बाद में करेंगे, पहले अभी हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। लेकिन क्वेश्चंस पर जाने से पहले एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर किसी कर्व का आपको असिम्प्टोट निकालने के लिए कहा जाए और वो कर्व इनफाइनाइट ब्रांच भी रखता है तो जरूरी नहीं है कि कर्व का असिम्प्टोट जरूर एग्जिस्ट करे। हर कर्व जिसकी इनफाइनाइट ब्रांच हो तो भी ऐसा हो सकता है कि उसका असिम्प्टोट एग्जिस्ट ना करता हो। प्लस अगर एग्जिस्ट करता है तो हो सकता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल एग्जिस्ट कर जाए या सिर्फ वर्टिकल एग्जिस्ट कर जाए या दोनों, मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि एक टाइप का असिम्प्टोट आएगा तो दूसरे टाइप का भी आएगा या किसी एक टाइप का तो जरूर आएगा। हर टाइप के क्वेश्चंस अब यहाँ पर आप स्टडी करेंगे। अब जरा देखिए, यहाँ ये फंक्शन आपको गिवन था, इसके सॉल्यूशन का जो यहाँ मेथड यूज किया हुआ है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट पेज पर मैं आपको इस टाइप की इक्वेशंस के असिम्प्टोट निकालने का और एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। तो पहले हम वही देखते हैं। हाँ जी, ये जो वर्किंग रूल है पेज नंबर 4 पे आपके गिवन है, लेकिन एक पॉइंट आपको नोट करना है कि ये जो मेथड है ये सिर्फ अलजेब्राइक कर्व्स पे ही अप्लाई हो सकता है। अलजेब्राइक कर्व्स मतलब जिसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, यानी कि क्या मीनिंग है कि आपने बहुत टाइप के फंक्शन पढ़े हैं, लॉगरिथम, फिर एक्सपोनेंशियल e की पावर x आ जाए, a की पावर x आ जाए, फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं सारे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं। तो ये अगर फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपकी अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं होती है। इन्हें हम कौन से फंक्शंस बोलते हैं? ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। तो अगर ये ट्रांसीडेंटल फंक्शंस इन्वॉल्व ना होकर अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, मतलब कि जैसे आपका x की पावर्स हैं, एक्स वाई के अपोन में आपके फैक्टर्स हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल असिम्प्टोट्स निकालने हैं तो हम वो लिमिट वाला मेथड यूज ना करके ये मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मेथड, किसके लिए? असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालने के लिए। बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y की आपकी जो गिवन इक्वेशन है अलजेब्राइक इक्वेशन, उसमें y की जो सबसे हाईएस्ट पावर है आपको फाइंड आउट कर लेना है उसका कोफिशिएंट। अगर ये कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो आप सीधा क्या लिख दोगे? नो असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, आप इस कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0 और उस कोफिशिएंट के आपने रियल लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। रियल का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करते हैं तो अगर आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं कह दूं कि कोफिशिएंट है x² प्लस a², तो क्या आप इसके रियल फैक्टर्स बना सकते हैं? नहीं। अगर आप इसके लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे तो उसमें आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि आपको इस चैप्टर में कहीं भी यूज नहीं करना है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि क्या उसके रियल, मतलब कि विदाउट आयोटा यूज करते हुए लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो आपने हर लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वेट कर देना है और वो आपकी क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स।
if the coefficient of highest power of y is not reducible into real linear factor, तो भी हम क्या कह देंगे, नो अजम्पटोट। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, y की हाईएस्ट पावर देखो, उसका कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिख दो नो अजम्पटोट, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसके को इक्वल टू 0 पुट करो और उसके फैक्टर बनाओ। लेकिन फैक्टर कैसे बनाने हैं, रियल होने चाहिए और लीनियर। अगर ऐसे फैक्टर नहीं बनते हैं तो आप सीधा लिखेंगे नो अजम्पटोट, और ऐसे फैक्टर बन जाते हैं तो हर फैक्टर को इक्वेट कर देना 0 के इक्वल, और वो सारी आपकी अजम्पटोट्स की क्या आ जाएंगी, इक्वेशन। अब सिमिलरली मैं आपको कहूं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अजम्पटोट्स निकालने हैं, तो सेम प्रोसेस आपने रिपीट करनी है, बस आप y को किससे रिप्लेस कर देंगे उस केस में, x से। कि अगर x एक्सिस के पैरेलल अजम्पटोट निकालने हैं तो कोफिशिएंट किसका देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x का। फिर वही सेम कि वो कांस्टेंट है तो नो अजम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसके रियल लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे। अगर ऐसे फैक्टर बन जाते हैं तो हर फैक्टर को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0, अगर नहीं बनते हैं तो नो अजम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, y है 1 प्लस ई की पावर x। आपको देखते क्लियर हो रहा है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, तो ये आपकी अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं है, तो आप ये वाला मेथड यहाँ यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको लिमिट वाला ही मेथड यूज करना होगा। हमें फाइंड आउट करना है अजम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब याद करना कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसमें y की वैल्यू क्या होती है, कोई फिक्स्ड कांस्टेंट फाइनाइट, और x की वैल्यू कहाँ जाती है, प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। तो मुझे अब क्या करना है, गिवन जो फंक्शन है ना उस पे x को प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लगाकर देखते हैं। अगर किसी केस में फाइनाइट लिमिट आ गई तो वो अजम्पटोट, अदरवाइज नहीं। तो चलो पहले इसी पे लगाती हूँ मैं लिमिट। अगर मैं 1 प्लस ई की पावर x पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दूं तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि 1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी करके y भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये तो अजम्पटोट नहीं बना। अब इस पे लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो अब जरा देखना y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी को अगले स्टेप में क्या लिख दूं, 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो y का आंसर आ गया फाइनाइट, तो ये जो y इज इक्वल टू 1 आया है ये आपका अजम्पटोट आ गया पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये कहूं कि अजम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस भी कैलकुलेट कर लो, तो जो अजम्पटोट y एक्सिस के पैरेलल होता है उसकी इक्वेशन कैसी होती है कि x की वैल्यू तो फाइनाइट और आपका y क्या चलता है, इनफाइनाइट। तो उसकी इक्वेशन होगी कुछ इस टाइप की कि x इज इक्वल टू a। तो आपने जो अभी डेफिनेशन की थी उसके अकॉर्डिंग जो आपका y है 1 प्लस ई की पावर x, कि मैं x की कोई फाइनाइट लिमिट अप्लाई करूं और y की जो वैल्यू है वो आपकी प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए, तो वो आपका क्या बन जाता है, अजम्पटोट। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर x की कोई भी फाइनाइट लिमिट पुट करके क्या y की वैल्यू इनफाइनाइट बन सकती है, नहीं बन सकती। इसलिए यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल जो आपका अजम्पटोट आना है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने मेंशन भी किया अगर x इनफाइनाइट है तो y यहाँ इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो कोई भी अजम्पटोट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है y एक्सिस के पैरेलल। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। क्लियर आपको विजिबल है कि ये एक अलजेब्राइक कर्व है, तो जब भी आपको अलजेब्राइक इक्वेशन नजर आएगी आपको लिमिट वाला मेथड यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने डायरेक्ट अपने सिंपल मेथड पे आएंगे। ऐसे केसेस में सबसे पहला जो आपने क्या काम करना है, फ्रैक्शन खत्म करके सिंपल एक इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ कौन से अजम्पटोट निकालने हैं, सिर्फ वर्टिकल, लेकिन हम यहाँ पर चेक दोनों करेंगे। पहले मैं बात करती हूँ y की हाईएस्ट पावर, कितनी है y की हाईएस्ट पावर, ये, और उसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसके हम फैक्टर बनाकर देखते हैं, x प्लस 2 और x माइनस 2 रियल भी हैं और लीनियर भी हैं। अगर ऐसे फैक्टर बन जाते हैं तो हर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये आ गए आपके वर्टिकल अजम्पटोट्स। अब हम बात कर लेते हैं अपने x एक्सिस के पैरेलल अजम्पटोट्स की। ठीक है, तो x की मुझे देख करके देखो हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी इस क्वेश्चन में,
x का स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर है, इस पावर का कोफिशिएंट कितना है y, तो ये जो आपके पास कोफिशिएंट आ गया y। अब मुझे ये बताइए जो y है आपका रियल और लीनियर फैक्टर ही गिवन है, तो आपको फर्दर फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, और इसको मैंने जैसे इक्वल टू 0 पुट करा, ये आपका क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, ये इक्वेशन गिवन थी आपको, असिम्प्टोट पैरेलल टू, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे बोलते हैं, x और y एक्सिस को, x और y एक्सिस के पैरेलल आपको यहाँ क्या निकालने थे, असिम्प्टोट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे लिखा है, सिंस गिवन कर्व इज ए फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन एंड x एंड y। फोर्थ डिग्री क्यों है, जरा इस टर्म की डिग्री चेक कीजिए, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इस टर्म की डिग्री टोटल हो गई 4, तो इसलिए ये फोर्थ डिग्री की पोलिनोमियल है। और x की पावर 4 और y की पावर 4 दोनों ही एब्सेंट है, x की पावर 3 भी नहीं है, तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x की पावर 2। अब जरा एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए, एक तो यहाँ है और एक आपकी यहाँ है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स चूज कीजिए, तो एक तो वाई स्क्वायर आएगा और एक माइनस का ए स्क्वायर आएगा। तो जो भी आपका कोफिशिएंट आएगा हाईएस्ट पावर का, आपने उसके क्या ट्राई करके देखना है कि क्या रियल लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं, हमारे बन गए, तो हमने बोथ फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करा, ये आपके आगे असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जरा देखिए y की बात करते हैं, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 ही है, उसका कोफिशिएंट यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर, तो जब y की बात करेंगे तो कोफिशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर केस है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के आपने फैक्टर्स बनाए, फैक्टर बन गया एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, ये आपके दोनों असिम्प्टोट आ गए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको इसी क्वेश्चन से कुछ एक्सप्लेन करूं कि अगर आपका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रियल लीनियर फैक्टर बन ही नहीं सकते थे, तो उस केस में आप कह देते नो असिम्प्टोट्स। अब हम बात करते हैं ओब्लीक असिम्प्टोट्स की, तो जो असिम्प्टोट्स एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, एन असिम्प्टोट विच इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नोर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड एन ओब्लीक असिम्प्टोट ऑफ द कर्व। तो जब आपकी ये जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो आपके जो ओब्लीक असिम्प्टोट है उसकी होगी इक्वेशन इस टाइप की। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको अगर ये m और c निकालने आ जाए, तो आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में ये m और c हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हो गया है आपका जनरल फार्मूला कि अगर y है आपका mx प्लस सी is an oblique asymptote to any curve fxy is equal to 0, तो m आपका किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई x, और c हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y माइनस एम एक्स। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप अपना m निकालेंगे, जो भी गिवन कर्व y होगा उसे x से डिवाइड करेंगे और उस पर लिमिट लगा देंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर उस m की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, y माइनस एम एक्स निकालेंगे और फिर उस पर लिमिट लगा देंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आपका क्या आ जाएगा, सेम। और यही सेम प्रोसेस आपने x की लिमिट माइनस इंफिनिटी अप्लाई करके भी यूज करनी है। दोबारा फिर m और c निकालने हैं, अगर m और c वही सेम आ जाते हैं तो आपकी प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाएगी, डिफरेंट आते हैं तो आपके दो असिम्प्टोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर क्या कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि m और c हमेशा क्या आने चाहिए, फाइनाइट। अगर किसी केस में ये आपका कोई एक टर्म इनफाइनाइट आ जाती है तो आपका ओब्लीक असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। m आपका 0 हो सकता है, अगर आपका यहाँ पर देखिए m 0 हो जाता है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी, यानी कि तो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये भी आपका साथ में आ जाएगा। तो thus with the help of result above article we can find all the asymptote of a given curve except those which are parallel to y axis। कि ये जो oblique वाला मेथड है, इस मेथड से आपके y के एक्सिस के पैरेलल वालों को छोड़कर बाकी सारे असिम्प्टोट्स कैलकुलेट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड करो ऑल असिम्प्टोट्स, और आपको ऑल असिम्प्टोट्स निकालने हैं, मतलब एक्स वाई और ओब्लीक सारे निकालने हैं, तो आपने वाई एक्सिस के पैरेलल निकाल लें और ये ओब्लीक वाला फार्मूला अप्लाई कर लें। तो ये जो एक्स एक्सिस वाले असिम्प्टोट्स हैं, क्योंकि ये आपके ओब्लीक में ही m इज इक्वल टू
जीरो कॉरस्पॉन्डिंग केस के लिए स्टडी हो जाते हैं, तो इसे सेपरेट करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये वाला जो लिमिट वाला मेथड है, ओब्लिक असिम्प्टोट्स निकालने के लिए भी हम तभी यूज करेंगे जब आपका गिवन क्वेश्चन ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को इन्वॉल्व कर रहा हो। अगर आपकी इक्वेशन प्योरली एल्जेब्राइक है और आपको ओब्लिक असिम्प्टोट्स निकालने हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट मेथड हम सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। इस एक्सरसाइज में ओब्लिक असिम्प्टोट का वही केस डिस्कस किया गया है जब आपकी इक्वेशन एल्जेब्राइक नहीं है। तो हम लास्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। आपका कर्व है y इज इक्वल टू एक्स इंटू में e की पावर x माइनस e की माइनस एक्स बाय में e की पावर x प्लस e की माइनस एक्स। अब आपको सारे असिम्प्टोट्स निकालने हैं, मतलब एक तो y एक्सिस के पैरेलल निकाल लो और एक आप अपने ये ओब्लिक वाले निकाल लो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ असिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ, अपना ग्राफ बना के देख लो। y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होती है उसमें x तो होता है फाइनाइट और y क्या होता है इनफाइनाइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब भी आप कोई फाइनाइट नंबर पुट करते हैं, आपका आंसर ऑलवेज क्या आता है फाइनाइट। तो जब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज फाइनाइट पुट करने पे फाइनाइट आ रहा है, तो y का आंसर तो इनफाइनाइट आ ही नहीं सकता। देखिए, y डज नॉट टेंड टू इन्फिनिटी फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ x। तो जब x फाइनाइट है तो y इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो मतलब y एक्सिस के पैरेलल आपका कोई भी असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं अपने ओब्लिक असिम्प्टोट्स की। ओब्लिक असिम्प्टोट्स की जनरल मैंने इक्वेशन लिखी। सबसे पहले मैं m निकाल रही हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाय x। जैसे मैंने y को x से डिवाइड करा, बाहर वाला x कैंसिल हो गया, आपका ये बच गया। फिर मैंने आपको बताया है कि लिमिट के केस में सबसे पहले वो देखिए कौन सी ऐसी टर्म है जो डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर इनफाइनाइट बन रही है, वो है आपकी e की पावर x। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से उसे क्या रख लिया, कॉमन। तो ये आपका ये बन जाएगा। यहाँ तो बचा 1 और इसको e की x से जब डिवाइड करेंगे तो ये की माइनस 2x हो जाएगा। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दो तो ये बन गया e की माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होगा उसे आप क्या लिखेंगे, 1 बाय e की पावर इन्फिनिटी, यानी कि उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये वैल्यू 1 बाय 1 यानी कि 1 आ गई। m की वैल्यू आ गई। अब आपने c निकालना है, तो y माइनस एम एक्स में m की वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि y माइनस एक्स। ये है आपका y और ये x, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये फंक्शन में जब आप लिमिट पुट कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर x है, ये इन्फिनिटी बनेगा और नीचे ये की x, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। तो मैंने आपको पहले भी रिडक्शन फार्मूला वाले चैप्टर में भी बताया था, ऐसे केसेस में हम अपना कौन सा रूल यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है इस रूल में कि आप न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव कर दो, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव कर दो। या तो आप इस मेथड से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अभी पहले हमने क्या करा, इसे सिंप्लीफाई कर लिया। ये जो ऊपर e की माइनस एक्स था ना, मैंने इसे बोथ में से कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आपका हो गया सिंपल होके ऐसे। अब देखिए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, e की 2x का 2e की 2x और प्लस का 1। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब m जब 1 था तो c आ गया 0। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही जब इस पूरे क्वेश्चन को आप x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लेकर सॉल्व करेंगे, तो जरा ध्यान से देखना मेन कहाँ फर्क आएगा। यहाँ जब इसमें मैं x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लिमिट लगाऊंगी तो प्रॉब्लम कौन सी टर्म करेगी, ये। तो इसको कॉमन लोगे आप, तो माइनस 1 बाय 1 करके लिमिट आ जाएगी -1। ऐसे ही सिमिलरली आपने इसको सॉल्व करना है। c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 और y इज इक्वल टू -x, आपका दूसरा असिम्प्टोट हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, एक बार एक्सरसाइज में भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट है, हेडिंग आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द असिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग कर्व। लेकिन जो ये आपका 8th पार्ट है, ये आपका ओब्लिक असिम्प्टोट्स के लिए आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल जैसे आपने ये एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करा। और जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है, वो आपके सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट्स के केस हैं। उसमें मैं आपको क्या करना होगा कि जब आपको एक बार x की वैल्यू इन्फिनिटी लोगे, y की वैल्यू चेक करोगे कि फाइनाइट आ रही है नहीं, आ गई तो वो आपका एक असिम्प्टोट हो जाएगी।
ऐसे ही आप फिर y की वैल्यू इन्फिनिटी ले फाइनाइट लेके x की वैल्यू को क्या चेक करेंगे कि फाइनाइट आती है या नहीं। इस टाइप से आपने ये वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और देखिए बुक में थोड़ी सी आंसर्स में मिस्टेक है, जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसका आंसर ये आएगा आपका, और जो फर्स्ट का 8th पार्ट है उसका आंसर है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू x। बुक में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर 7th तक ये आपकी सारी अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं। अब जैसे इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना होगा तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलसीएम ले लोगे लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर है आपका 1, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखना सॉल्यूशन करने से पहले इक्वेशन में सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पर ले आना, फ्रैक्शन खत्म कर देना, राइट साइड पर 0 होना चाहिए, और फिर अपने हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को आप चेक करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।